नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं, इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत धमाकेदार वीडियो है। इसमें पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, है ना, फायरमैन के एग्जाम में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल डिटेल में कराया हूं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। आप भी देखें। अगर चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो 21,391 में, 21,391 में सोच रहे हैं कि अगर आपका भी नाम हो तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। देखिए, एक बार आप क्लास को देखिए, अगर ना पसंद आए दोस्तों तो डिसलाइक करिएगा। इतना बढ़िया क्लास है, उसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही नहीं है, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कराया है और बिल्कुल डिटेल में। वो आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं इतने दावेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन तरीके से उसको बताया हूं। आप एक बार देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ये दूसरा वीडियो है, ये 2021 में। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जी हाँ, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी यानी संविधान की, उसको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। देखिए, जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना डिटेल में करा रहा हूं। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा दोस्तों। 10 से 15 नंबर एक शिफ्ट में पूछता है ये पॉलिटी से क्वेश्चन, है ना। तो अगर आप पॉलिटी पर पकड़ बना लिए तो समझिए कि 10-12 नंबर आपका अपना हो जाएगा। पॉलिटी क्वेश्चन देखेंगे तो हंसेंगे कि यह मजा आ गया, है ना। ऐसे मैं आपको पॉलिटी में इतना धारदार बना दूंगा कि आप सोचेंगे कि और आए पॉलिटी का क्वेश्चन और रहता एग्जाम में, तब मजा आता। इतना बना दूंगा मजबूत। तो इससे पहले वाला देखिएगा और फिलहाल इसमें आप आनंद लीजिए। मैं शुरू करता हूं, इसको मिटा देते हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आम तौर पर क्या कहा जाता है भैया? ऑप्शन है चुनाव सूची, ऑप्शन बी है विधानसभा सूची, ऑप्शन सी है वोटर लिस्ट और ऑप्शन डी है सामान्य सूची। तो इतना तो आप जानते ही हैं कि जो मतदाता लिस्ट होता है उसको वोटर लिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल, गांव में जब मत देने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं भैया वोटर लिस्ट में नाम मिलाइए जरा, है हमारा कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। ठीक, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में तो एक क्वेश्चन यही से बनता है कि कौन से संविधान संशोधन से मत देने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा है भैया, बताइए जरा। अगर आता है तो कमेंट करिए। मार्कर बदल लेते हैं हम, ये मार्कर बहुत धीमा दिख रहा है ना। कौन सा संविधान संशोधन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। 61वां संविधान संशोधन 1989। जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1989। इस संविधान संशोधन से क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 326 है, वयस्क मताधिकार पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों। वयस्क मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 326। ठीक, और ये पूछे कि किस संविधान संशोधन से, या फिर एक घुमा के पूछ सकता है कि किस वर्ष मत देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया। तो आप बोलेंगे भैया 1989 में 61वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और यह लिखा गया कि अब जो मत देने की आयु होगी वह 18 वर्ष की होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां दिखाई देगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये तो समझिए कि जब एग्जाम हुआ था उस समय का है ना। करंट में कौन है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यह करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। तो करंट में कौन है ये कमेंट कर दीजिए। मैं बता देता हूं, जो ऑप्शन है मनोरमा देवी ए में है,
अवधेश नारायण सिंह बी में है, सर्वेश कुमार सी में है और कुमुद शर्मा डी में है। तो उस समय के हिसाब से अवधेश नारायण सिंह यानी कि बी सही हो जाएगा। लेकिन केवल बी जानने से काम नहीं चलेगा बाबू, पहले बता दे रहे हैं कि जब अगर हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि मेरा क्लास देखने के बाद आप बाहर जाएं और किसी से कहें कि विधान परिषद पढ़ के आएँ और वो आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि चलो बताओ विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, तो आप लगेंगे मुंह बनाने, अरे ये तो नहीं पढ़ा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास अगर पढ़े और बाहरी अगर कोई पूछे आपसे तो उसको करारा जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से। काउंटर क्वेश्चन आप करिए कि बताओ, बहुत पूछ रहे हो तो विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, तो ये सब मैं इसी क्वेश्चन में डिटेल में कराऊंगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि इसका आंसर अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। बाकी कमेंट करिए कि नए जो अभी वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक ना। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए विधान परिषद तो हर जगह है नहीं। सबसे पहले आपको पता होगा विधान परिषद तो हर जगह है भी नहीं, है कि नहीं। कितने राज्यों में है भैया, तो कितने राज्यों में है, 6 राज्य। और कौन कौन से हैं 6 राज्य, बहुत ही आसान है याद करना। पहला अपना बिहार है, बिहार में है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बिहार के बगल में ही तो है ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक। देखिए कोई ट्रिक मत याद करिए, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, बिहार और बगल में है उत्तर प्रदेश, यहां है। देखिए अब आंध्र प्रदेश में भी है ना, और आंध्र प्रदेश के से ही अलग हुआ है तेलंगाना, हुआ है कि नहीं, आंध्र प्रदेश से अलग ही हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी है, कोई दिक्कत नहीं, 4 हो गया। 5वां देख लीजिए महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र में भी है। और महाराष्ट्र के बगल में है भैया कर्नाटक। देखो बच्चों, आप लोग अगर मैप रखे हैं अपने पास तो बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। ये ट्रिक के चक्कर में आप गड़बड़ा जाएंगे कि किसका ट्रिक था, यही नहीं याद रहता है एग्जाम में। यूपी बगल में ही बिहार, आंध्र प्रदेश उसी से अलग हुआ है तेलंगाना, महाराष्ट्र बगल में ही कर्नाटक, है ना। तो ये जो यहाँ है विधान परिषद हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधान परिषद का गठन या उसका विघटन कर सकती है। गठन कैसे होता है भैया, जान लीजिए। देखिए बोर मत होइए, एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो लगोगे बिलबिलाने बाबू, रोने लगोगे कि काश पढ़ लिए होते। ऐसा कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो आप लाभ उठाइए। और नहीं यही फिर जब ऐप पर पढ़ाने लगेंगे पेड कोर्स, तो फिर ये सारी कंटेंट वहाँ फिर शुल्क लगेगा तो दिक्कत होगी। तो जब तक हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं तब तक आराम से पढ़िए। देखिए कंटेंट से हम समझौता नहीं करते, चाहे निःशुल्क पढ़ाएं या शुल्क लेके पढ़ाएं, है कि नहीं। हालांकि शुल्क से अभी पढ़ाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं है, अभी तो निःशुल्क ही सेवा की जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लो आप, बहुत ही काम का चीज है। 169 के तहत संसद विधान परिषद का गठन और उसका क्या बताएं विघटन भी कर सकती है। होता क्या है कि जिस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता हो, उस राज्य को लगे कि हमें विधान परिषद रखना चाहिए, तो उस राज्य का जो विधान सभा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बिहार में मान के चलिए कि बिहार में जैसे मान लीजिए कि विधान परिषद अभी नहीं है और बिहार की सरकार को लगे कि विधान परिषद का होना चाहिए गठन, तो क्या करेगा, विधानसभा जो है वह विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 विधानसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर से जो विधेयक पारित होगा उस पर यह ध्यान दीजिएगा कि साधारण नहीं, विशेष बहुमत से होना चाहिए विधानसभा के द्वारा, ठीक ना। उस पर संसद फिर एक्शन लेगा और संसद ही विधान परिषद का गठन करेगा, और या फिर अगर उसको वो करना है, विघटन करना है, तो वो भी करेगा। लेकिन जो ये होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए। इसका ध्यान पूछा हुआ है, दरोगा में पूछा है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है विधान परिषद की बात की जा रही है, विधानसभा की नहीं, विधान परिषद की, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 40, और अधिकतम पूछे तो विधानसभा का 1/3। ओके, अधिकतम पूछे विधानसभा का 1/3, न्यूनतम पूछे 40, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 91, 92, 93। तो आपको पता है कि वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। यहां से क्वेश्चन और बन जाएगा, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो तब आप बता देंगे ईस्वी 2000, ठीक ना। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार तो 1993, अब बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन या फिर स्थापना तो बताएंगे 2000। ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलते हैं आगे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, हमारा फेवरेट क्वेश्चन है ना। चलिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, और चौथा है संसद और राज्यों की विधानसभा। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 61A के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है संविधान का अतिक्रमण। ठीक, अगर आपसे कभी पूछे कि संविधान का अतिक्रमण किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे भैया 61 के ए, तुम महाभियोग पूछ रहे हो, क्वेश्चन घुमा रहे हो। अब जो लोग अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे होंगे कि बहुत हल्का हल्का पूछता है एग्जाम में, ये सब तो चुटकियों में कर देंगे, तो एक क्वेश्चन बता दीजिए, ऑप्शन देंगे भी हम आपको, राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन संसद के सभी सदस्य, जी हाँ मैं लिख दूं अगर कहिए तो, संसद के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, सभी, ये पूछ देगा अगर एग्जाम में ना तो अच्छों का पानी निकल जाएगा, बता रहे हैं। दूसरा, संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से समझिएगा, संसद के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी सदस्य। तीसरा, संसद और विधानसभा के सभी सदस्य, और चौथा, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 4 ऑप्शन है। अब बताइए कौन महाभियोग में भाग लेगा? संसद के सभी सदस्य, या संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी सदस्य, और संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए, कमेंट करिए जरा फटाफट, कमेंट करिए सभी लोग कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें होगा संसद के सभी सदस्य। तो आप कहेंगे कि सर बी वाला क्यों नहीं होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य तो दूसरा थोड़ी होता है, दूसरा होता है बाबू, दूसरा होता है। निर्वाचित सदस्य में वे लोग आते हैं जो चुनाव जीत के आते हैं, और इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो सभी सदस्य में वो मनोनीत सदस्य भी शामिल हो जाएंगे, निर्वाचित में मनोनीत सदस्य नहीं रहेंगे। हालांकि लोकसभा में तो अब मनोनीत सदस्य वाला सिस्टम खत्म है, लेकिन राज्यसभा में अभी तो है ना, राज्यसभा में तो है। राज्यसभा में कितने लोग नामित होते हैं ये जरा बता दीजिए, कमेंट करिए। तो सभी सदस्य मनोनीत जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं इसके महाभियोग में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता ही है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रपति तब हम महाभियोग के बारे में भी जानेंगे कि कैसे महाभियोग लगता है, साधारण बहुमत से लगेगा या विशेष बहुमत से लगेगा, किन परिस्थितियों में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कौन शुरू करेगा, राज्यसभा या लोकसभा, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ रहे होंगे। आगे चल लें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है। अगर इसको कर दिए बाबू तो हम ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं किए
तो समझ लिए कि अभी सुधार की जरूरत है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अच्छा, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपने आंसर भी किया है कि सर उपाध्यक्ष को देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यह राज्यसभा से है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? अच्छा बताइए, किन किन को लग रहा है कि राष्ट्रपति होगा? कमेंट करिएगा। किन्हें लग रहा है प्रधानमंत्री होगा, और किन्हें लग रहा है कि उपसभापति होगा, और किन्हें लग रहा है कि राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को? तो देखिए, जिनको भी अगर लग रहा है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दिया था तो राज्यसभा का सभापति उपसभापति को देगा, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। यह कॉन्सेप्ट समझना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरे क्लास को आप अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ताकि एग्जामिनर आपका कुछ नहीं कर पाए, बाल भी बांका ना कर पाए, इतना कॉन्सेप्ट भर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, यही तो पूछा गया है और आप फंस रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति को देता था कि नहीं? उपराष्ट्रपति इसको देता है और ये इसको देता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को दोनों देते हैं। तो ये राज्यसभा का सभापति पूछ के आपको फंसा दिया और आप फंस गए और आंसर कर दिए एग्जाम में कि उपसभापति, और गिन लेंगे कि हाँ हमारा तो 80 को सही है, और जब रिजल्ट देखने जाएंगे तो अरे यहू गलत, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। गड़बड़ाया कि नहीं? तो इसलिए बने रहिए। मैं अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी बिल्कुल डिटेल में और एक भी क्वेश्चन ना छूटे कहीं से, तो वीडियो को शेयर करिए। मैं पॉलिटी की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दूंगा और डिटेल में एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना? तो ये आप जान गए। तो अब इसका आंसर जो होगा वह क्या आंसर हो जाएगा भाई? ए, राष्ट्रपति को अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये जो उपसभापति हैं इनके बारे में कहाँ चर्चा किया गया है? तो इनके बारे में 2 जगह चर्चा है। 2 जगह कहाँ है भाई? एक तो अनुच्छेद 89 में है। 89 में क्या है कि राज्यसभा का उपसभापति होगा, है कि नहीं? और दूसरा है अनुच्छेद 64। जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उपराष्ट्रपति में यह था 64 में कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों याद रखना है, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में है। और दोनों में देखिए, यहां कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह सभापति होगा, और यहां कहा गया है कि जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक ना? देखिए, अगर चाह रहे हैं कि अच्छे से एग्जाम दे, इस बार समय मिला है तो उसका सदुपयोग करिए। ठीक ना? एक चीज और बताइए, राज्यसभा की जब बात आ ही गई तो राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं बार बार आपको ये वाला ट्रिक बताता हूं, सरल बताता हूं कि नहीं। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। राज्यसभा को ही प्रथम सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा ऐसी स्थायी सदन है, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अब पूछता है कि भैया इसके सदस्यों का कार्यकाल, तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का जो है वह रिटायरमेंट कह लीजिए या सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। मैं मिटा देता हूं। अब आप कहेंगे कि सर हाथ से ही क्यों मिटाते हैं? तो भाई हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न टीचर नहीं हैं, सबके जैसा हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। अब यही पर है, लेकिन एक चीज़ है, डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन कंटेंट में आपको किसी से भी पीछे नहीं रखेंगे, ये वादा है मेरा, गारंटी है। आप कहीं भी देख लीजिए, कंटेंट जो मैं दूंगा वो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार तुलना आप खुद ही कर लीजिए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, आगे चलें। तो देखिए, ये था जो प्रथम पाली में। हाँ, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, फटाफट ले लेते हैं, समय क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ देंगे, भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्रिपरिषद। तो
तो आपको पता है कि भारत में संप्रभु जो है वह हम भारत के लोग भारत को, संविधान को शक्ति हम ही लोग से प्राप्त होती है ना। प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को, तो हम ही लोग हैं, वो हम ही लोग हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मतलब कहने का यह मतलब है कि संविधान को शक्ति भारत के लोगों से ही प्राप्त होती है। तो भारत में संप्रभु कौन है भैया? तो भारत के लोग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूछा हुआ है एग्जाम में कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो वह हम लोग हैं, भारत के लोग ही उसका स्रोत हैं, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा। संविधान को कहां से एनर्जी मिलती है? तो भारत के लोगों से मिलती है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं डाउट मत रखिएगा कि सर ऐसे बता रहे हैं। चलिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन है भैया गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, वित्त मंत्रालय। अब बजट, हाँ, बजट से संबंधित एक दो जानकारी दे दें, हम आपको दे देंगे। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे है ही नहीं सर, संविधान के अनुच्छेद में है ही नहीं बजट। इसका बजट तो नाम है ही नहीं पहले संविधान में। इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो वर्ष 31 तारीख से 31 अप्रैल से 1 मार्च तक के बीच आय और खर्च का विवरण होता है। ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बजट, अगर बजट की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 में बजट है? ठीक, यहां तक समझ गए। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट से एक क्वेश्चन और बनता है कि आम बजट से रेल बजट को कब अलग किया गया था? तो कब अलग किया गया था, है पता? क्या किसी को पता है तो जरा कमेंट करिए। तो एकवर्थ कमेटी 1921 में एकवर्थ कमेटी का गठन हुआ था और इसके रिपोर्ट के आधार पर 1924 में यह अलग हुआ था। और फिर एक भी कर दिया गया 2017 में, इसको फिर रेल बजट को आम बजट से जोड़ करके जोड़ दिया गया। अब भारत में केवल और केवल एक बजट है, उसका नाम है यूनियन बजट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। 112 अनुच्छेद 112 यानी 112 में आपका बजट का उल्लेख है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही। संघ संविधान सभा, और मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये तो थे ही, मसौदा तैयार करने में इन्होंने सहयोग किया था। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय सभा के भी थे, ये सदस्य थे। तो आप जान गए कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह संविधान निर्मात्री सभा के नहीं थे सदस्य। ठीक ना, तो इसका बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको करा दूं। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। तो आपको यह क्वेश्चन में ही समझ में आ गया होगा कि आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व जो हमारा सरकार, मतलब जो हमारी सरकार है, जो प्रमुख हैं, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री तो प्रतिनिधित्व लोकसभा के तरफ से है, तो लोक मतलब जनता, यानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, राजनीतिक दल आवश्यक है। देखिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल आवश्यक है तो ऑप्शन है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधिनायक तंत्र में। तो आपको पता है कि राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। अपने यहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। 1 पार्टियां, 2 पार्टियां, तमाम पार्टियां हैं, है कि नहीं? हम लोगों ने कल चर्चा किया था इस पर। राजतंत्र में कोई आवश्यकता है ही नहीं। राजा का बेटा जब राजा बनेगा तो उसमें पार्टियां क्या हो सकता है भाई? कोई है ही नहीं, है कि नहीं? जब जहां वंशानुगत प्रक्रिया है, जहां गणतंत्र नहीं है, वहां क्या है? वहां है कि भैया राजा का बेटा राजा बन जा रहा है, तो वहां पार्टियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये एक शिफ्ट का था। दूसरे शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं ले लेता हूं, परेशान मत होइए, फटाफट करा दूंगा, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं करेंगे, इतना मान लीजिए। हम अब आप लोग ये चीज़ बताइए, शाम का जो टेलीग्राम पर क्विज हो रहा है 8:30 से, कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो बताता हूँ, उन सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ क्विज के माध्यम से करता हूँ। तो इससे आपका क्या लाभ होगा कि जो आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन वहाँ अच्छे से हो जाएगा।
और हाँ, वहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पढ़ने के बाद भी लोग 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 25 में सही कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, 25 में जब तक 25 ना हो तब तक क्या फ़ायदा पढ़ने का। एग्ज़ाम वाला माफ़ नहीं करेगा, हम तो माफ़ कर देंगे, एग्ज़ाम वाला माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्विज में भाग लीजिए और अपना स्कोर जरूर देखिएगा। चलें, ये जो दूसरे शिफ्ट का है इसका भी हाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। देखिए, कल हमने इस पर चर्चा किया है कि नहीं। तो हम आपको बताए हैं कि जो डिटेल में हम कराएंगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आप देखिए, एक ही क्लास मैं कराया हूं और दूसरे शिफ्ट में आपका कितना क्वेश्चन आने लगा कि नहीं आने लगा, आने लगा ना। तो यहां ध्यान दीजिए, ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और कानून के समक्ष क्षमता। तो हमने बताया था कि जब आपातकाल भी लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को वह प्रभावित नहीं करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है कि नहीं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 20 में आपको मैं बताया था कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, है ना। ये सब चीज मैं आपको बताया था, अगर याद है तो अनुच्छेद 20 और 21 को प्रभावित नहीं करता है। बाकी उसके अलावा हाँ, तो देखिए, जीवन के सुरक्षा का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 21 आपका सही, यहाँ 20 का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ 21 का जिक्र किया गया है, तो 21 जो है वह प्रभावित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए, कमेंट करिए। कल आपको जब हम बताए थे कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है ना, और स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन आता है ये भी मैं बताया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आपको पता ही है, ये भी चर्चा की है। कानून के समक्ष क्षमता जो 14 अनुच्छेद है, ये सारे निलंबित हो जाते हैं। केवल और केवल जीवन के सुरक्षा का अधिकार एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह आपका बचा रहता है। चलें आगे। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। ऑप्शन सुन लीजिए बाबू। उसका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, जो एक बार चुनाव में आ गया फिर क्या वो नहीं आ सकता है, लग रहा है ऐसा होगा। दूसरा, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, अभी तो कह रहा था कि नहीं हो सकता, अभी 2 बार पर आया है, चलो धीरे धीरे आगे। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, ये तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको। और उसका कितनी बार भी हो सकता है, अब आप समझ गए कि सी जो है वह गलत लग रहा है कि उसका पुनः मनोनयन या पुनः निर्वाचित तो वो नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। चाहे आप जितनी बार लड़िए, आपका जब तक दम है, जब तक है जान, जीतेंगे हम, है ना। तो आपका सी हो जाएगा यह सही, क्योंकि गलत कथन पूछा जा रहा था। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा के सदस्य के बारे में आपको बहुत जानकारी दे चुके हैं। राज्यसभा संविधान के देखिए सरल, मैं आपको अभी बताया था 79, 80, 81, तो 80 अनुच्छेद में है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष है। किस अनुच्छेद में है कार्यकाल, कल मैं आपको बताया था अनुच्छेद 67 यानी 67 के बारे में, और यह क्विज में भी आया था क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लें। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि यह काम संसद ही कर सकता है, संसद ही कर सकता है, क्योंकि केंद्र सूची का जब कानून होता है, केंद्र सूची का मतलब संघ सूची का जो कानून होता है उस पर संसद ही काम करता है। और राज्य सूची का होगा तो उस पर राज्य करेगा, और अगर संवर्ती सूची का होगा तो उसमें देखिए मतभेद होने पर बना तो दोनों सकते हैं, लेकिन मतभेद होने पर संसद का ही कानून माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। समझना है बढ़िया से, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। अनुच्छेद है 32, 222, 224 और 226। आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब आप अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, कंफ्यूज नहीं होना है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 32 के तहत वहां जाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भैया उच्च न्यायालय जाना है, तो उच्च न्यायालय आपको बताना है कि भाई 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जाइए।
226 के तहत उच्च न्यायालय जाइए, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय को आप हाई कोर्ट कह लीजिए। अब देखिए ऑप्शन है 222 में क्या है ये भी जानना जरूरी है कि नहीं। अब ऑप्शन है, मैं तो पहले ही कह दिया हूं कि जो भी रहेगा सबका पोस्टमार्टम करके ही मानेंगे, है कि नहीं। तो 222 में क्या है भाई, तो 222 में है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। देखिए कैसे याद करना है यहां पर मैं लिखता हूं फिर से 222, एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है इसको दूसरे उच्च न्यायालय में ले आया गया, यहां से 2 यहां ले आया गया, है कि नहीं। कितना इजी है, समझना है बस। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय। 224 में क्या है, तो कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में है चर्चा। 224 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए बस। चले आगे। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका PIL का प्रवर्तक माना जाता है, तो PN भगवती 1980 के दशक 1986 के आसपास इन्होंने लाया था PIL यानी कि जनहित याचिका, ठीक ना। तो अगर पूछे जनहित याचिका तो PN भगवती, इस भी अगर पूछे तो आसपास 86 है, 1980 के दशक की बात है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन, हाँ दूसरे शिफ्ट में कम क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन ही आए थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इन सबको देखा है। अब 2-3 बातें मैं और बता दूं आप लोग को कि देखिए क्विज में आप लोग भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार आप लोग के लिए, आप लोग भाई अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हो मेहनत, ये बताओ। पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो पढ़िए, जो मैं बता रहा हूं ना सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है। अगर कहीं से क्वेश्चन आया और फिर आप ना करके आए तो अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि फ्री में इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे सर, फ्री में नहीं पढ़े, आप वायरल सर के चक्कर में पड़ गए और तमाम सर के चक्कर में पड़ गए। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वायरल सर से ना पढ़िए, उनसे ना पढ़िए, जहां इच्छा करे वहां पढ़िए, लेकिन जो कंटेंट बढ़िया मिल रहा है उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग, उसको मत छोड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि फिर मैं और ऊर्जा के साथ, देखिए मैं एक आप लोग को गारंटी दे रहा हूं, अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं अभी तो केवल ये बिहार पुलिस का पॉलिटी ही लाया हूं, मैं एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिहार पुलिस का ही नहीं, बिहार SSC की भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, बिहार सब इंस्पेक्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, किसी का नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा भाई, थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। क्योंकि देखिए ड्यूटी करने के बाद समय बहुत कम मिलता है, ये आप लोग को पता ही है। तो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक फिर हम आप लोग के लिए सारा समय कैसे दे पाएंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। तो कृपया सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।